Assalamualaikum class. This is our second lecture of endocrinology. In the previous lecture, we studied the endocrine gland. अगर हम पिछले लेक्चर्स की तरफ जो है वो देखते हैं तो हमने अपनी जो पिछले लेक्चर के अंदर जितना कुछ पढ़ा है उसके अंदर हमने देखा था केमिकल मैसेंजर्स की टाइप, ठीक है, और कौन कौन से जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। फिर उन एंडोक्राइन ग्लैंड की जो है वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो सीक्रेट करते हैं। हमने जो है वो हेड से जो है वो स्टार्ट किया था कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर उसके बाद हमारे पास पाइनियल ग्लैंड था। अगर हम नेक रीजन में आते हैं तो हमारे पास जो है वो नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड इफ वी गो बिलो देन हमारे पास जो है वो पेंक्रियाज था, पेंक्रियाज है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी की सीरियस सक्सेस के ऊपर जो है वो पड़े हुए थे। उसके बाद हमारे पास गोनेडोट्रोपिक जो है वो ग्लैंड थे जो कि गोनेड्स बेसिकली जो है वो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, और उनके हमने 1 to 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक्शन जो है वो पिछली स्लाइड में हमने जो पिछला हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़े थे। अब हम यहाँ पे जो है वो हार्मोन के फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करते हैं, और पिछली स्लाइड में हम ऑलरेडी हार्मोन की टाइप्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि 3 टाइप्स के हार्मोन थे, और हर ग्लैंड के हार्मोन के साथ जो है वो हमने उसकी टाइप को भी जो है वो मेंशन किया था कि वो प्रोटीन की होती है या स्टीरॉयड की होती है या टाइरोसिन जो है वो अमाइंस की जो है वो टाइप की होते हैं। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन को अगर हम कलेक्टिवली जो है वो कहते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन इज द रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एंड एनर्जी बैलेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी डिफेंस, होम्योस्टेसिस एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये जो है ये हार्मोन्स के अगर हम मेन फंक्शन को देखते हैं तो वो यही आते हैं कि रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है, मेटाबॉलिक एंड एनर्जी बैलेंस, मेटाबॉलिज्म को जो है वो करना बॉडी के अंदर। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा था वो उसको हम जो है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो हार्मोन का रोल है। इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट सिस्टम के अंदर जो है वो हार्मोन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। देन होम्योस्टेटिक एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर जो है जैसे एडीएच हमारे पास सिक्रीट हो रहा था फ्रॉम ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है जो कि एडीएच जो है वो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिक्रीट हो रहे थे, तो उसके अंदर जो एडीएच था वो बेसिकली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये तो हार्मोन्स के जो है वो फंक्शन थे। इसके बाद अगर हम हार्मोन्स की टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स जो हैं हार्मोन्स की पेप्टाइड हैं, अमाइंस हैं और स्टेरॉइड है। पेप्टाइड इज बेसिकली हार्मोन्स ऑफ जो है वो प्रोटीन नेचर। अमाइंस बेसिकली जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड के जो है वो बने होते हैं, तो इसमें जो एक स्पेशलाइज्ड अमाइन की टाइप है टाइरोसिन अमाइन। तो इस वजह से जो है वो टायरोसिन जो है उसको उन्होंने जो है वो एक सेपरेट ग्रुप में मेंशन कर दिया है क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अमाइंस का और टायरोसिन अमाइंस का वो पेप्टाइड से जो है वो डिफरेंट है। इसको हम आप आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइंस है इट इज रिलेटेड टू स्टीरॉयड, लिहाजा इस वजह से जो अमाइंस और टायरोसिन नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको एक सेपरेट जो है वो ग्रुप के अंदर रखा गया है। बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द पेप्टाइड इन द पेप्टाइड विथ व्हाट टाइप ऑफ जो है वो अमाइनो एसिड नेचर इज द स्पेशलाइज्ड अमाइनो एसिड नेचर व्हिच इज टायरोसिन। ओके, देन देयर इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कोलेस्ट्रॉल की जो है वो स्ट्रक्चर से जो है वो मिलकर बने होते हैं। आगे इनके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है कि पेप्टाइड नेचर की जो है वो हार्मोन वैरायटी में जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद अमाइन नेचर में जो है वो हमारे पास थायराइड, T3 एंड T4, एड्रीनल मेडुल्ला से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है, एपिनेफ्रिन और पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन। ये जो 3 to 4 नेचर के हार्मोन्स हैं ये बेसिकली जो है वो टायरोसिन और अमाइन नेचर में आएंगे हार्मोन के। उसके बाद अगर हम स्टीरॉयड की बात करते हैं तो स्टीरॉयड में हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट था, उसके दो पार्ट थे, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल वाज द एड्रीनल मेडुल्ला।
और एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो सिक्रीट हो रहा था एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, वो स्टीरॉयड नेचर का है। इसी तरह से गुनेड्स, गुनेड्स से जो हमारे जो हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं। Gonads is basically the reproductive organ like testosterone, estrogen, progesterone, or others. Okay, so the nature of these hormone is steroid. Okay, protein and polypeptide hormone synthesis and release. इस जो स्लाइड है इसके अंदर जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं वो किस तरह से जो है वो सेल के अंदर जो है वो बनते हैं और सेल से जो है वो उनका जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो एक्सोसाइटोसिस की शक्ल में जो है वो हो रहा है, तो वो किस तरह से हो रहा है। दैट मीन कि प्रोटीन नेचर की जो हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो डिफरेंट है, जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं उनकी जो सिंथेसिस है वो बेसिकली जो है वो इस इन स्लाइड में जो है वो दिखाई गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए गोल्जी अपरेटस के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि मैसेंजर आरएनए ऑन द राइबोसोम्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड विद द अमाइनो एसिड। जब भी मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो वो यहाँ पे एक प्री प्रो हार्मोन जो है वो बनाता है, और ये प्री प्रो हार्मोन जो है सिंगल अमाइनो एसिड की फॉर्म में जो है वो ल्यूमन के अंदर जो है वो मूव करती है। अब इसके सेकंड में क्या होता है कि यही जो प्री प्रो हार्मोन था यहाँ पे इसको जो है वो चोप अप करते हैं थ्रू इंजाइम, ठीक है, चॉप ऑफ द सिंगल सीक्वेंस क्रिएटिंग एन इनएक्टिव जो है वो प्रो हार्मोन। यहाँ पे इसकी जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर इसको इनएक्टिव किया जाता है, क्योंकि अगर एक्टिव होगा तो वो सेल के अंदर ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए और अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से हमारे पास प्री प्रो हार्मोन बना। हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए बेसिकली जो है वो क्या करता है, जो इंजाइम जो जितने भी अमाइनो एसिड है उनका सीक्वेंस को जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। तो मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ मिलकर क्या बनाया, प्री प्रो हार्मोन बनाया। वो ल्यूमन के अंदर जो है वो सिंगल अमाइनो एसिड की चेन की फॉर्म में जो है वो रोटेट कर रहा है। उसके बाद जो है वो स्टेप 2 के अंदर यही सिंगल चेन अमाइनो एसिड जो है वो चोप अप होती है थ्रू इंजाइम और इसको इनएक्टिव किया जाता है। जब ये इनएक्टिवेटेड इंजाइम जो है वो द प्रो हार्मोन passes from the endoplasmic reticulum through the Golgi apparatus, then इसको जो है गोल्जी अपरेटस से, गोल्जी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये गोल्जी अपरेटस में आएगा, ठीक है। ऑन द फोर्थ स्टेप के अंदर सिक्रीटरी वेसिकल कंटेनिंग इंजाइम एंड प्रो हार्मोन बड ऑफ द गोल्जी। अब यहाँ पर जो है एक सिक्रीटरी जो है वो वेसिकल बनेगा जिसके अंदर फर्दर जो है वो प्रो हार्मोन जो है वो अटैच्ड होगा। इसके अंदर मजीद एक्टिव पेप्टाइड जो है यहाँ पर एडिशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये गोल्जी जो है वो अपरेटस से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन, और ये प्रो हार्मोन जो है वो सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में होगा। सिक्रीटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव ऑन करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही ये अटैच्ड होते हैं तो एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पर होगा। In exocytosis, these hormones are secreted into the extracellular space in the blood. Extracellular space, and from the extracellular space, they are reached away to the blood vessels. So in this slide, we see the production of the protein nature hormones away from the gland cells. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि राइबो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स थे उसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए थे उसने बाइंड किया है सिंगल अमाइनो एसिड को और अमाइनो एसिड की एक चेन बनाई है, और यही अमाइनो एसिड की चेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद इंजाइम से चोप अप होती है और वो इसको इनएक्टिव करते हैं। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो इंजाइम की फॉर्म है इनएक्टिव,
वो गोल्जी अपरेटस की तरफ जो है वो ट्रांसफर की जाती है। अब गोल्जी अपरेटस जो है वो इसके अंदर डिफरेंट सिक्रीटरी जो है वो वेसिकल सिक्रीटरी जो है वो एंजाइम को जो है वो ऐड करता है और मजीद इसको जो है वो एक्टिव फॉर्म बनाता है, और गोल्जी अपरेटस से जो है ये सिक्रीटरी जो है वो वेसिकल जो है वो रिलीज होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। और जब ये सिक्रीटरी वेसिकल जो है ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो सिक्रीट कर देगा, और थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। So these are basically the basic and mechanism of the synthesis of the protein nature hormone. ओके, कोलेस्ट्रॉल की जो नेचर हार्मोन है उनका जो प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, जो टायरोसिन नेचर होगा वो टोटली रिलेटेड टू दिस होगा, रिलेटेड टू प्रोटीन नेचर हार्मोन होगा। ओके, अब हम यहाँ पे जो है वो पेप्टाइड, स्टीरॉयड और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा था, मेन जो है वो टायरोसिन डेरिवेटिव है। ओके, अब we see here the difference between the peptide, steroid and amino acid derivative on the basis of synthesis, on the basis of storage, on the basis of solubility, on the basis of receptor, on the basis of effect and on the basis of example. If we see on the basis of synthesis, तो जो पेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स हैं दे आर synthesized as a pro hormone. अगर हम स्टीरॉयड नेचर की बात करते हैं तो सिंथेसाइज्ड होते हैं इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. The cholesterol one nature is converted into another, then other is converted into the another type, and then these are secreted in the extracellular जो है वो fluid immediately as they are synthesized. Then after there is the amino acid derivative synthesized from the amino acid which is tyrosine. The specialized type of amino acid is tyrosine. Okay. After that, if we see the storage, the peptide nature hormone stored in the vesicle, steroid nature hormone, as they produce, they are released immediately. They cannot be stored in the vesicle. And amino acid derivative stored before release in the form of vesicle, it may be. Okay. If we see the solubility of the peptide nature hormone, they are more polar and water soluble and can travel in the blood freely. If we see toward the steroid nature, they are generally non-polar and require a carrier protein to travel in the blood. And amino acid derivatives, some are polar and other must be protein bounded. Okay. हमने इन 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 थ्री में हमने सबसे पहले सिंथेसाइज का देखा, तो पेप्टाइड नेचर प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहे थे, स्टीरॉइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि टायरोसिन नेचर के जो है वो स्पेशलाइज्ड एंजाइम है। अब जो पेप्टाइड नेचर प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं वो वेसिकल फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। यहाँ पे जो है वो सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म जो है वो गोल्जी अपरेटस से सिक्रीट हो रही थी। तो ये प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सबसे पहले स्टोर्ड होंगे इन अ वेसिकल फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म, और जैसे ही इनको कोई इनिशिएटिव जो है वो स्टिमुलेट जो है वो मिलेगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो तब ये जाके क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सिक्रीट हो जाएंगे इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द ब्लड। उसके बाद अगर हम स्टीरॉयड नेचर के जितने भी हार्मोन्स है वो जैसे ही प्रोड्यूस होंगे वो फौरन से जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिलीज हो जाएंगे इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर जो है वो फ्लूइड इन ब्लड। और जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, बेसिकली अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड आर द सेम नेचर, बट ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टायरोसिन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हार्मोन इज केप्ट इन अनदर कैटेगरी। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो टायरोसिन नेचर के जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव को हमने टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन नेचर, वो इसलिए भी स्पेसिफिक है क्योंकि जो टायरोसिन अमाइनो एसिड स्पेशलाइज्ड टाइप के हार्मोन्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उनका जो रिसेप्टर है,
वो डिफरेंट लोकेशन पे है, जबकि पेप्टाइड नेचर का जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है, उसको भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पोलैरिटी की बात की है कि पेप्टाइड नेचर पोलर होते हैं, इजीली ब्लड के अंदर फ्लो कर जाते हैं, लेकिन जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स होते हैं, दे कैन नॉट फ्रीली मूव इन द ब्लड एंड दे नीड एन अदर टाइप ऑफ प्रोटीन टू अटैच एंड टू फ्रीली मूव इन द ब्लड। एंड देन देयर इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड आर टू सम एक्सटेंट जो है वो पोलर नेचर के होते हैं। बाइंडिंग रिसेप्टर, ओके, पेप्टाइड नेचर बाइंड रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। हमने जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर हमने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नेचर हार्मोन्स देखा था, फिर वो हार्मोन ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर आने के बाद वो हार्मोन अटैच करता है अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर के ऊपर। अब वो रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर मौजूद है, वो रिसेप्टर जो है वो 3 जगह पे मौजूद होते हैं, या तो वो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, या साइटोप्लाज्म में होते हैं, या न्यूक्लियस में होते हैं। जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं वो उनके जो रिसेप्टर हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन है उनके जो रिसेप्टर हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म बेस्ड भी रिसेप्टर होते हैं। जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड एडिनाइन एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन रिसेप्टर, व्हाइल थायराइड हार्मोन आर डायरेक्टली ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर। ओके, जो एड्रेनालिन है वो बेसिकली जो हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव टायरोसिन है उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो 2 तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो एक्ट कर रहे हैं उसमें। ओके, अब जो एड्रेनालिन की हमने बात की है, एड्रेनालिन के जो टायरोसिन डेरिवेटिव के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको हमने, अगर हम फर्दर 3 to 4 हार्मोन्स हैं जो कि टायरोसिन नेचर में आते हैं, उसमें से सिर्फ एक एड्रेनालिन है जो एक्ट करते हैं ऑन मेम्ब्रेन रिसेप्टर, उसका जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे होता है। लेकिन जो बाकी हार्मोन्स है जैसे थायराइड हार्मोन है, T3 है, T4 है, उसके रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि अमाइनो एसिड नेचर का है, इसको प्रोटीन पेप्टाइड नेचर, क्योंकि प्रोटीन की जो है वो प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड नेचर वो इनको एक ही क्लास में रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम इसको क्यों डिफरेंट क्लास में रखते हैं, क्यों उन्होंने टायरोसिन स्पेसिफिक हार्मोन को एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रिलेटेड टू स्टेरॉइड है। ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं करता, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके जो है वो अटैच करता है। और बेसिकली स्पेशल जो है वो टायरोसिन के 3 से 4 हार्मोन है, तो उसको उन्होंने अलग से एक क्लास में जो है वो रख दिया। ठीक है, तो अब इसमें से सिर्फ एक हार्मोन जो कि एड्रेनालिन है वो उसका रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि बाकी जितने भी हार्मोन हैं, T3 है, T4 है, ठीक है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, या मेलाटोनिन है, उसके जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। इसको हम फर्दर भी आगे जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं कि जो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका जो इफेक्ट है वो किस तरह से होगा, लॉन्ग लास्टिंग है, स्लो लास्टिंग है, कि कैसे है। अब अगर हम देखते हैं पेप्टाइड नेचर के तो इनका जो इफेक्ट होता है वो ट्रांसिएंट होता है। ट्रांसिएंट है, ट्रांसिएंट का मीन की टेम्परेरी है, कि फास्टली है, और जितना जल्दी होता है उतना जल्दी जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, अपना काम खत्म किया और उसके बाद जो है ये इसका जो फंक्शनिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जैसे ही इसने अपने टारगेट सेल के ऊपर एक्ट किया इस हार्मोन ने, उस हार्मोन की फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई, और इसका जो है वो क्या हो गया कि ये फौरन से जो है वो रिवर्स, मतलब इसका जो फंक्शन है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर हम स्टीरॉयड नेचर की बात करते हैं तो अल्टरेशन इन द जीन एक्सप्रेशन, स्लोअर ऑनसेट। अब स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन को सबसे पहले अपने रिसेप्टर जीन्स के अंदर जाना है, उसको सबसे पहले सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में आना है, साइटोप्लाज्म के साथ उसके बाद उसने न्यूक्लियर वॉल को क्रॉस करना है, न्यूक्लियर वॉल को क्रॉस करने के बाद उसने न्यूक्लियस के अंदर एंटर करना है, न्यूक्लियस के एंटर करने के बाद अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करना है। तो अब ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, स्लोअर है। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस स्लोअर है उसके बाद जीन की एक्सप्रेशन होंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होके फिर क्या होगा कि वो अपना फंक्शन जो है वो सेल का अंदर जो है वो परफॉर्म करेगा, वो हार्मोन वो जिस तरह का भी फंक्शन होगा, एनर्जी प्रोविजन का होगा, या जिस तरह का भी उसका जो है वहाँ पे फंक्शन होगा। अब क्या हुआ कि इतने सारे मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद इस हार्मोन को अपने रिसेप्टर तक पहुंचने, देन न्यूक्लियस से उसके जीन की एक्सप्रेशन कराने में इट विल टेक टाइम। ओके,
और जो हमारा पेप्टाइड नेचर का था, इट विल अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन एंड देन द रिस्पॉन्सेज विल बी एक्कर इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ उसने किया, फौरन से उसका एक्शन हुआ, और इसी तरह से वो कहते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी जो है वो ट्रांसिएंट होती है, मतलब टेम्परेरी होती है, मतलब फौरन से हुआ एक्शन भी हो जाता है, और जो एक्शन होता है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो भी जो है वो टेम्परेरी होता है। अब जो स्टीरॉयड नेचर के हैं, दे हैव द स्लोअर ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या हुआ, उसका फास्टर हुआ और ट्रांजिएंट जो है वो इफेक्ट हुआ। फास्टर रिएक्शन, पेप्टाइड नेचर हार्मोन हैज द फास्टर रिएक्शन एंड टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, और स्टीरॉयड नेचर हार्मोन हैज द लॉन्गर स्लो डाउन जो है वो एक्सप्रेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन। अब जो इस हार्मोन का जो एक्शन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, थोड़ा सा मतलब ड्यूरेशन उसका लॉन्गर होगा। नो डाउट उसका जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन थे, उनका जो स्लोअर था, उनका प्रोसेस जो है वो स्लोअर था, स्लोअर ऑन सेट था, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन होगा उससे, उसका जो इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके बाद अगर हम एड्रेनालिन की बात करते हैं, तो फंक्शन लाइक अ पेप्टाइड। ठीक है, एंड द थायराइड हार्मोन फंक्शन लाइक अ स्टेरॉइड। क्योंकि एड्रेनालिन ने क्या करना था, मेम्ब्रेन के साथ मिलना था, प्रोटीन ने क्या करना था, सेल की मेम्ब्रेन के साथ इसके रिसेप्टर्स थे। एड्रेनालिन के रिसेप्टर भी सेल की मेम्ब्रेन के साथ थे, इसलिए इसका फंक्शन भी लाइक पेप्टाइड होगा। दैट मीन कि इसका फंक्शन जो है वो फास्ट होगा और ट्रांजिएंट इफेक्ट होगा। ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट होगा। और थायराइड हार्मोन की हमने कहा था कि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और मैं आपको ऑलरेडी यही बात स्टीरॉयड नेचर में बता चुकी हूँ कि जब हार्मोन लॉन्ग लास्टिंग जो है वो क्या करेगा, उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। अगर इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो पेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स हैं उनकी एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच। एंड अगर हम स्टीरॉयड नेचर की बात करते हैं तो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, मतलब जिसके एंड में स्टेरॉन आ रहा है, ऑन 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 आ रहा है, बेसिकली दीज आर स्टीरॉयड टाइप। एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास एड्रीनालिन, T3 एंड T4 आ रहे हैं, थायोक्सिन और ट्राईआइडोथायोनिन और टेट्राहाइड्रोथायोनिन। ओके, तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा है कि पेप्टाइड की नेचर्स देखी है। ठीक है, उनकी सिंथेसिस देखी है, उसके बाद स्टीरॉयड की नेचर हमने देखी और डिफरेंस देखी, उसके बाद हमने रिसेप्टर्स देखे कि कौन से हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होते हैं, टारगेट सेल के ऊपर। रिमेंबर दैट टारगेट सेल के ऊपर उस हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है। और ये जितने भी हार्मोन की नीचे टाइप मेंशन की हुई हैं, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन, जिनको हम ऑलरेडी मैं आपको पिछली स्लाइड में पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो उन हार्मोन को फिर फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, पेप्टाइड नेचर, स्टीरॉयड नेचर, अमाइनो एसिड नेचर, और हर हार्मोन के साथ भी मैंने उसकी नेचर को जो है वो पिछली स्लाइड में मेंशन किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ये वाला हार्मोन सिक्रीट करती है, इन हार्मोन की नेचर इस तरह की है, प्रोटीन की है या स्टेरॉइड की है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है वो इस तरह का हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और उसकी जो नेचर है वो प्रोटीन है या स्टेरॉइड है या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, वो हर चीज को जो है वो हमने पीछे मेंशन किया था। अब हम यहाँ पे टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी हमने जो है वो डिवीजन देखी है हार्मोन की। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर, स्टीरॉयड, प्रोटीन डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, ये वही सेम जो है वो बताए हुए हैं, या आप लोगों ने एग्जांपल्स जो है वो याद कर लेनी है कि अगर हम स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन है तो उसमें एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो है वो प्रोटीन नेचर की जो है वो बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उसके अलावा जो है वो हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटिनॉन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन, और डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन में अगर हम बात करते हैं तो T3, T4 जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे थे, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन एंड डोपामिन। ओके, ये हमारी क्या हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन, अभी डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर। ये आप लोगों ने जो है वो याद कर लेनी है, जो पिछली एग्जांपल्स थी वो भी इससे ही रिलेट कर रही थी। उसके बाद
ओके, अब इस स्लाइड के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है कि प्रोटीन नेचर के रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो कहाँ पे होते हैं। थायराइड हार्मोन इज बेसिकली द टायरोसिन, ओके, टायरोसिन डेरिवेटिव अमाइनो एसिड T3 T4, उन्होंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया कि थायराइड के जो है वो यहाँ पे T3 T4 दैट विल बी द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम टायरोसिन। ओके, प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं क्योंकि वो अटैच कर रही हैं सेल की मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, उसके रिसेप्टर यहाँ पर होंगे प्रोटीन नेचर हार्मोन के। अगर हम थायराइड की बात करते हैं, अब थायराइड हार्मोन जो है वो स्पेशलाइज्ड क्या है, टायरोसिन एंजाइम है, और इसका कहाँ पर होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है। इसलिए हमने जो थायराइड हार्मोन थे टायरोसिन अमाइन रिलेटेड हार्मोन को जो है वो प्रोटीन के अंदर शामिल नहीं किया, क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रिलेटेड टू स्टीरॉयड है, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो होता है। इसके रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होंगे। स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन का जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में भी इसके रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच करते हैं तो वहां से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो सेल की जो है वो फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो स्पेशलाइज्ड सेल की स्पेशलाइज्ड जो है वो फंक्शनिंग जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर ग्रोथ हार्मोन है उसने जो है वो एक्ट करना है डिफरेंट जो है वो रिसेप्टर्स के साथ, वो रिसेप्टर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करके उसके अंदर प्रोटीन की अगर वो सिंथेसिस करता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के बाद उसका क्या फंक्शन होगा, उसका फंक्शन क्या होगा कि उसने ग्रोथ करानी है किसकी, सेल्स की, ओके, इंक्रीज करना है साइज में या इंक्रीज इन नंबर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड हार्मोन अपनी स्पेशलाइज्ड जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन हार्मोन जो है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ जैसे ही मिलते हैं तो सेकंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड मैसेंजर जो है वो जी प्रोटीन की फॉर्म में होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन में देखते हैं, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर हमें देखना था कि डिफरेंट हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रोटीन के रिसेप्टर्स, प्रोटीन नेचर हार्मोन के रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर होते हैं, टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होते हैं, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में और टारगेट सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द हार्मोन। हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द टारगेट सेल। ये नहीं है कि हार्मोन जैसे ही सिक्रीट हुआ है वो ब्लड के थ्रू फ्लो किया है और वो टारगेट सेल के ऊपर जाकर उसने डायरेक्टली अटैक कर दिया, नो, देयर विल बी रिसेप्टर, ठीक है। तो रिसेप्टर का और हार्मोन का आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स से जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो अल्टरिंग होगी, डिफरेंट टाइप की जो है वो चेंजेस उस सेल के अंदर लेके आएगा। जैसे कि हमने एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, जैसे एंजाइम का और जो है वो सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा होगा, एफएससी में भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे भी एंजाइम तो उसका एक्शन जो है वो चेंज हो जाता है या उसकी बाय स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हार्मोन अपने जो है वो उसके साथ आगे अटैच करेगा अपने टारगेट सेल के साथ, टारगेट सेल के साथ नहीं, टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ आगे अटैच करेगा, तो वो उसकी क्या करेगा, या तो सेल मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर है तो मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो परमिबिलिटी की चेंजेस लाएगा बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम, या तो वो इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा या बाय एक्टिंग ऑन द जीन्स, जैसे कि हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी थी तो उसकी जीन्स को एक्टिवेट कर देगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन जो है वो तीन तरह का होता है, परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विल बी चेंज, एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम और बाय एक्टिंग ऑन द जीन। अब हमने क्या देखा कि हार्मोन जो है वो सेल के अंदर जो चेंजेस लाएगा वो किस तरह के होंगे। मतलब हार्मोन का जो मैकेनिज्म पहले हमने देखा था कि हार्मोन की जो है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन थे, ठीक है, वो ग्लैंड से क्या हो रहे थे, सीक्रीट हो रहे थे। फर्स्ट पहली बात जो हमने देखी, अगर वो प्रोटीन नेचर के थे तो वो किस तरह से वेसिकल की फॉर्म में सीक्रीट हो रहे थे, फिर वो वेसिकल जो है वो एक्सोसाइटोसिस करता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नेचर के हार्मोन थे, वो डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल
कि वन टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज चेंजेस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड देन वो जैसे ही फाइनल जो है वो कोलेस्ट्रॉल नेचर का हार्मोन ग्लैंड के सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो फौरन से जो है वो बाहर ब्लड के अंदर आ जाता है। अब वो ब्लड के अंदर आने के बाद हमने देखा कि तीन तरह के हार्मोन की टाइप थी, प्रोटीन नेचर की थी, स्टीरॉयड नेचर की थी, और टायरोसिन नेचर की थी। ठीक है, अब वो नेचर वाइज इनके टारगेट सेल के ऊपर जो है वो रिसेप्टर थे। क्या हुआ, ग्लैंड के सेल से सिंथेसाइज हुए, वहां से रिलीज हुए, ब्लड के अंदर आए, ब्लड के अंदर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि थ्री टाइप्स हैं, स्टीरॉयड है, अमाइन है और प्रोटीन। तीन टाइप की नेचर्स हैं। अब इन तीन टाइप की नेचर्स ने के रिसेप्टर टारगेट सेल के ऊपर कहाँ कहाँ पर होंगे। अगर प्रोटीन नेचर का इंजाइम है तो उसका जो रिसेप्टर है टारगेट सेल के ऊपर वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और अगर वो नेचर है स्टीरॉयड तो उसको सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अपने न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर में पहुंचना है। ठीक है, और अगर वो नेचर है टायरोसिन तो टायरोसिन में T3 और T4 जो है वो लाइक अ स्टीरॉयड सेल की न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, और जो एड्रेनालिन है टायरोसिन नेचर का, वो पेप्टाइड की तरह सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लाइक पेप्टाइड उसका रिसेप्टर मौजूद होगा। अब रिसेप्टर की हो गई है अटैचमेंट। ठीक है, हार्मोन और रिसेप्टर उसके उसकी अटैचमेंट के बाद कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या तो वो सेल मेम्ब्रेन जिसके साथ उसने अटैच किया था हार्मोन ने उसमें चेंजेस लाएगा, या वो क्या करेगा जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है उसमें एक्टिवेशन हो जाएगी, और थर्ड हमारा क्या होगा, जीन्स के अंदर जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगी बाय एक्टिंग ऑन जीन्स, जैसे कि हमने स्टेरॉइड नेचर के पढ़े थे। अब हम उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं बाय altering द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिबिलिटी है वो किस तरह से जो है वो होगी। अच्छा, बाय ऑल्टरिंग द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हमें पता है कि जितने भी हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे नर्व और मसल का आपस में एक जंक्शन और साइनेप्स बनता है। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड टाइप की जो है वो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में डिफरेंट टाइप के न्यूरो होते हैं। तो वो न्यूरो जैसे ही नेक्स्ट जो है वो उसके साथ मसल के साथ मसल की एंडिंग की टर्मिनल के साथ जो है वो मसल की एंडिंग के साथ जैसे अटैच करते हैं, प्री साइनेप्टिक वो सीक्रेट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक के साथ जैसे जाके वो अटैच करते हैं। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में साइनेप्स के अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि इन द फॉर्म ऑफ मसल होती है या जो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन हो सकती है, उसके अंदर जाके जो है वो चेंजेस लाई हैं। और वो चेंजेस अगर वहाँ पे मसल है तो वो कंट्रेक्शन या रिलैक्सेशन के फॉर्म में होंगी, और अगर वहाँ पे एक जो है वो नर्व सेल है तो वो जो है वो उस पे जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप की जो है वो नर्व की स्टिमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो altering the permeability of the cell membrane में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्ट बाय चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहे थे उन्होंने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अपने रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हुए हैं। अटैच होने के बाद क्या किया उन्होंने, उस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस लाए हैं, और वो चेंजेस जो है वो फर्दर ऑनगोइंग जो है वो नर्व की स्टिमुलेशन के फॉर्म में या मसल की जो है वो रिलैक्सेशन और एक्टिवेशन की फॉर्म में, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फॉर्म में उसने अपनी जो है वो फंक्शन को जो है वो परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन की ऑन द लेवल ऑफ altering the permeability of the cell membrane, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो साइनेप्स के अंदर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो है वो सिक्रीट होते हैं, एक्ट करते हैं बाय चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमारी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑन द जीन्स की, तो हमारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जितने भी थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, थायराइड में क्योंकि ये टायरोसिन नेचर के जो है वो हार्मोन्स होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जीन्स के साथ जाके जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, और दीज हार्मोन यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि दीज हार्मोन्स आर द लिपिड सोल्यूबल, दे readily cross the cell membrane, we know the cell membrane is basically made up of lipid bilayer।
So the steroid nature hormone easily cross the cell membrane, easily cross the nuclear membrane and reach the receptor in the nucleus and attached with it. Okay, or may interact with the receptor in the cytoplasm or nucleus. So we say that a steroid and thyroid nature hormone may have the receptor in the cytoplasm or may have the receptor in the nucleus. Okay, here we can see the hormone plus receptor. ओके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये साइटोप्लाज्म के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि जो हार्मोन है वो किस तरह से स्टीरॉयड और थायराइड नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं स्टीरॉयड और थायराइड नेचर के हार्मोन से आपस में जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर उनका रिसेप्टर है या वो एचआर कम्प्लेक्स जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, तो वो डीएनए में कुछ चेंजेस लाएगा, डीएनए में चेंजेस लाने के बाद प्री मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम की तरफ जाएगा, राइबोसोम से हमें पता है कि वो अमाइनो एसिड की चेन्स को जो है वो आपस में मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम के अंदर अमाइनो एसिड की चेन को क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। उनकी अरेंजमेंट से हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है जैसे ही होगी तो वो फर्दर रिस्पॉन्स जो है वो करेगी, या मतलब वो सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा या फर्दर उसकी जो भी फंक्शनिंग होगी वो करेंगे। तो बेसिकली जो मेन है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है सेल के अंदर, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो फिर डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज जो है वो उस सेल के अकॉर्डिंग जो है वो देगी। इसी तरह से बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम इज द थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाय altering the permeability of the cell membrane, किस तरह से हार्मोन्स जो है वो एक्ट करके परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को चेंज करते हैं। फिर हमने देखा कि एक्टिंग ऑन द जीन्स के ऊपर वो किस तरह से जो है वो एक्ट करते हैं। थर्ड हम देखेंगे बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब जैसे ही प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटाकोलामीन्स एक्ट करेंगी बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। जैसे ही उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करना है तो कुछ इंट्रासेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होंगी, जिसकी वजह से जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो परफॉर्म होगा। वो किस तरह से होगा उसको हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। हमारे पास जो है वो बेसिकली जी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको जो है वो देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप की जो है वो मैसेंजर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि फर्स्ट टाइप का मैसेंजर इज द फर्स्ट मैसेंजर इज द हार्मोन एंड द सेकंड मैसेंजर इज द सेकंड मैसेंजर जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो सेकंड मैसेंजर है वो साइक्लिक एएमपी की जो है वो फॉर्म में होता है हमारे पास। ठीक है, साइक्लिक एएमपी जो है वो हमारा सेकंड मैसेंजर के तौर पे जो है वो काम करता है। अब वो किस तरह से इस हार्मोन इस सारे मैकेनिज्म को हम देखेंगे, इसको हम बेसिकली अगर जैसे ही कोई हार्मोन जो है वो इस रिसेप्टर के साथ हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर इंटरनली जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होता है, एक जी प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। जी प्रोटीन बेसिकली इसके अंदर जो है वो अल्फा, बीटा, गैमा और जीटीपी, ठीक है, और ये किसके साथ अटैच होते हैं, जी प्रोटीन बेसिकली रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैच। अब जैसे ही कोई हार्मोन इस अब ये बेसिक मैकेनिज्म कहाँ पर होगा, प्रोटीन नेचर हार्मोन के अंदर फास्ट मोस्टली। जैसे ही हार्मोन आके अटैच करेगा सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ तो इस डी प्रोटीन के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की चेंजेस आएंगे। ये जो अल्फा जीडीपी है, ग्यानोसिन डाइफॉस्फेट, which is attached to the alpha, it is converted into the gyanosine triphosphate. This gyanosine triphosphate and alpha will be separated and beta and the gamma subunit will be separated with alpha GTP. This alpha GTP and alpha and beta activated, they will cause the activation of the adenyl cyclase enzyme. This adenyl cyclase enzyme will act on the ATP and convert the ATP into the cyclic AMP. Cyclic AMP is basically cyclic adenosine monophosphate, and this cyclic adenosine monophosphate is known as the second messenger. It will take the message toward the protein kinase enzyme
एंड कॉज द फर्दर जो है वो। तो इसके इस डायग्राम के अंदर अगर हम इंट्रासेल्युलर जो है वो एक्टिविटीज की बात करते हैं तो क्या हुआ कि हार्मोन आके अटैच किया अपने रिसेप्टर के साथ, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ। सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ हमारे पास जी प्रोटीन जो है वो पड़ा हुआ था। जी प्रोटीन जो है वो अल्फा बीटा गैमा और जीडीपी के फॉर्म में था। तो जैसे ही हार्मोन ने इसके साथ आगे अटैच किया तो ये जी प्रोटीन का जो रिसेप्टर था ये सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया। सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होने के बाद अब इसके जो सब यूनिट थे, 4 सब यूनिट थे, अल्फा बीटा गैमा और जीडीपी। जो जीडीपी था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्यानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब जो अल्फा ट्राई ग्यानोसिन अल्फा सब यूनिट और जीटीपी और बीटा और गैमा सब यूनिट, इन्होंने क्या किया है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को जो है वो क्या किया है, एक्टिवेट किया। ओके, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट हुआ है उसने एटीपी के ऊपर एक्ट किया है। एटीपी को उसने जो है वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है। जैसे ही साइक्लिक एएमपी बना है उसने प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया है। उसने जैसे ही प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया है, हमें पता है कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देगा। वो रिस्पॉन्सेज जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो मसल फाइबर के फॉर्म में हो सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सब्सटेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल हो सकते हैं, वो अल्टरेशन इन द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हो सकती हैं, और सिक्रीशन और रिलीज ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप की जो है वो सब्सटेंसेस बाय द टारगेट सेल हो सकते हैं, और वो किसी भी स्पेशलाइज्ड फॉर्म का जो भी उसका सेल के जो है वो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगी। तो हमने इसके अंदर मोस्टली क्या देखा, के अंदर बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेल्युलर एंजाइम के प्रोटीन हार्मोन और जो प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन थे उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था हमने उसको देखा कि वो किस तरह से जैसे ही रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैच करते हैं तो किस तरह के इंटरनल इंटर जो है वो चेंजेस जो है वो रहे होते हैं। जी प्रोटीन था, जी प्रोटीन जो है वो 4 सब यूनिट से जो है वो था। जैसे ही रिसेप्टर लगा अल्फा बीटा गैमा और बीटा सब यूनिट अलग हो गए, अल्फा और जीटीपी जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू द जीटीपी। इन्होंने एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम ने एटीपी के ऊपर एक्ट किया। एटीपी को एक्ट करने के बाद उसने साइक्लिक एएमपी, एटीपी को साइक्लिक एएमपी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म थी, और साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, ये जितने भी प्रोसेस थे ये सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे थे, और ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अब साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम ए, प्रोटीन काइनेज ए एक एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करेगा। वो प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकता है और वो डिफरेंट टाइप की जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे सेल के वो उनको परफॉर्म करेगा। ठीक, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा, mechanism of action of the different type of hormones on the basis of जो है वो permeability, by altering the permeability of the cell membrane, by acting on the genes and by acting on the intracellular enzyme। उसके बाद हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस की जो है वो अगर हम देखते हैं, हाइपोथैलेमस की अगर हम जो है वो रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, ओके, इससे पहले तक हमने जो है वो हार्मोन की जो है वो फंक्शन को देखा, हार्मोन की टाइप्स को देखा, कौन सा ग्लैंड जो है वो कौन सी टाइप से जो है वो हार्मोन को सिक्रेट कर रहा था। उसके बाद हमने जो है वो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने जो है वो कैसे वो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को चेंज करते हैं, किस तरह से वो इंट्रासेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी को करते हैं, और किस तरह से जो है वो फर्दर जीन की जो है वो इंट्रासेलुलर और जीन के साथ जो है वो उनका इंट्रैक्शन यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो जीन के साथ जो है वो किस तरह से होता है। तो फर्दर जो एंड रिजल्ट है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि फर्दर मैकेनिज्म ऑफ सेल जो है वो परफॉर्म करेगी। अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो हमारा एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जो कि हमने पता था कि 4 ग्रेन के अंदर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो डुअल फंक्शन हमने कहा था कि नर्वस फंक्शन भी और एंडोक्राइन फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। और बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है वो अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वो थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल से ये करा होता है। अब हम इस
इस स्लाइड के अंदर हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे कि व्हाट इज बेसिकली द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, सिस्टम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली जितनी भी सिक्रीशन कर रहा होता है वो उसके थ्रू वो क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को, एज वेल एज वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। Hypothalamus control the anterior pituitary by secreting and releasing and inhibitory hormones which are called the neurohormones. Okay, तो न्यूरो हार्मोन्स के जरिए वो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हार्मोन्स का जो सिस्टम होता है उसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो कहते हैं। बेसिकली in the circulatory system of animal, a portal venous system occurs when a capillary bed pulls into another capillary bed through veins without first going through the heart. हमने जितना भी पढ़ा है ना, मतलब ऑलवेज वी स्टडी डेट के हमारा जो ब्लड है, अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हार्ट है, तो हार्ट से आर्टरीज हैं, आर्टरीज जब टिश्यू के लेवल पे पहुंचेंगी तो वो आर्टरियोल्स में, देन कैपिलरीज में, देन कैपिलरीज जो है वो फर्दर वेन्स जो है वो कैपिलरीज में, देन वेन्यूल्स में, देन वो वेन्स में, और वेन्स से वो क्या होगा, ब्लड जो है वो रिटर्न बैक होगा टुवर्ड द हार्ट। कि आर्टरी से एक सिस्टम स्टार्ट हुआ और वो वेन्स के ऊपर जाके एंड हुआ, और वेनस से फिर क्या हुआ, सिस्टम से डायरेक्ट जो है वो हार्ट में जो है वो ब्लड आता है। तो हम कहते हैं कि जितने भी टिश्यूज हैं उन सब टिश्यूज के अंदर यही मैकेनिज्म होता है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, ठीक है, वो वेन्स में कैपिलरीज में कन्वर्ट होके फिर वो जो है वो वेन्स के थ्रू जो है वो टुवर्ड द हार्ट जो है वो बैक ब्लड को लेके आ रही है, वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं ऑर्गन की तरफ और वेन्स ब्लड लेके आ रही हैं, और जब आर्टरीज टिश्यू के लेवल पे पहुंचती हैं तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में, देन वो कैपिलरीज वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स वेन्स में, और फिर वो वेन्स लार्ज वेन में और लार्ज वेन। तो ये एक पूरा एक सर्कल है जो कि आप कह लेंगे एक राउंड वे में जो है ये मूव कर रहा है। ओके, लेकिन हमारे कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जहाँ पे जो वेन्स होती हैं, जो कैपिलरी का बेड होता है, वो एक और कैपिलरी बेड के अंदर जाके जो है वो गिरता है, उसके बाद फिर वो रिटर्न बैक टू द हार्ट होता है। मतलब वो डायरेक्टली जो आर्टरीज थी, आर्टरियोल से, कैपिलरीज थी, देन वेन्यूल्स थी, और फिर वो वेन्स थी। तो ये जो एक सर्कल चल रहा था वो इस तरह का सर्कल नहीं चल रहा होता, बल्कि कैपिलरीज का एक बेड जो है वो दूसरे थ्रू जो है वो सम जो है वो कैपिलरीज वो दूसरे जो है वो कैपिलरीज के बेड के अंदर जाके गिरता है, वहां से ब्लड फिर होता हुआ फिर वो बैक टू द हार्ट होता है। मीन्स के कैपिलरीज से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि एक और कैपिलरीज के बेड की तरफ जा रहा है, और फिर उस कैपिलरीज के बेड से वो बैक टू द हार्ट होता है। तो इस तरह के जो सिस्टम है उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये पोर्टल सिस्टम जो है वो बेसिकली हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की फॉर्म में भी होता है कि हमारी जितनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड है या स्टमक से जितनी भी जो कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ब्लड इकट्ठा होकर एक वेन में गिरता है जिसे हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, और वो हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो फर्दर लिवर के अंदर जाके गिरती है, और लिवर के अंदर फिर वो कैपिलरीज का एक बेड बना दिया। तो क्या हुआ कि 2 कैपिलरीज के बेड बने बिफोर कमिंग बैक टू द हार्ट। होना तो ये चाहिए था कि एक कैपिलरीज का बेड होता, उसके बाद ब्लड जो है वो डायरेक्ट हार्ट में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले एक कैपिलरीज का बेड बना, उसके बाद अब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वेन, ठीक है, इस वेनस सिस्टम के जरिए ब्लड जो है वो हार्ट में आ जाता है, नो, लेकिन ब्लड क्या होता है कि फिर एक और कैपिलरीज के बेड में जाता है, वो फिर लीवर के अंदर एंटर करता है। लीवर के अंदर जब वो ब्लड एंटर करता है तो वहां पे मजीद कैपिलरीज बनाता है, और फिर कैपिलरीज से फिर वो जो है वो कैपिलरीज की फॉर्म से फिर वो वेन्यूल्स बनाता है, और फिर वेन्यूल्स से वेन्स बनती हैं, और उस वेन के थ्रू जो है वो ब्लड क्या होता है टुवर्ड द हार्ट जो है वो आ रहा होता है। तो ये जो सिस्टम है इसको इन्होंने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा है, और सेम सिस्टम वो कहते हैं कि हमारी जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर भी जो है वो प्रेजेंट होता है, कि हाइपोथैलेमस के अंदर कैपिलरीज का एक बेड पड़ा होता है, ठीक है, ये कैपिलरीज का जो बेड है ये कनेक्ट कर रहा होता है विद द बेड ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, ठीक है। तो जो ये वेन होती है इसको इन्होंने क्या कहा है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन कहते हैं,
अब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में दो जो है वो कैपिलरीज के बेड बन रहे हैं। होता बेसिकली ये है कि जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो इनहिबिटरी और सिक्रेटरी जो है वो फैक्टर्स को रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड के थ्रू वो क्या होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में वो अपनी फर्दर जो है वो फंक्शनिंग करते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, एंड पे फिर एक और मेन संधियाँ ये मेन ड्रॉ करती है इनटू द हार्ट। तो यहाँ पे हमने जो है वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम को देखा है कि कैपिलरीज का एक बेड जो है वो दोबारा से एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है वो कैपिलरीज के एक और बेड के अंदर जाके गिरता है, ताकि जो थैलेमस की सिक्रीशन है वो क्या हो, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो है वो पहुंच सके। क्योंकि बेसिकली जो हाइपोथैलेमस का रोल होता है, वो मेन जो रोल है वो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करना, उसके जितने भी हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करना। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे फर्दर भी इसको मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी की रेगुलेशन की सिक्रीशन जो होती है, रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोथैलेमस को किस तरह से हो रही है। रिलीजिंग एन इनहिबिटरी हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दैट मीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से मुराद ये है कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे होते हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने के लिए भी हमें एक और हार्मोन चाहिए जो कि इसके ऊपर एक्ट करके ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कराए, और फिर वो ग्रोथ हार्मोन अपने टारगेट सेल के ऊपर पहुंच के फर्दर फंक्शन करे। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले हाइपोथैलेमस से आएंगे, वो एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा और वो ग्रोथ हार्मोन अपने फर्दर जाके जो है वो एक्ट करेंगे। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, और सोमेटोस्टेटिक। लाइफ के जब हमारी ग्रोथ एक लेवल तक पहुंच जाती है कि अब उसको सिग्नलिंग हाइपोथैलेमस को मिलती है कि अब जो है वो ग्रोथ मजीद नहीं होनी चाहिए, कि जब अडल्ट जो है वो हो रही है, अडल्ट फॉर्म में भी हम इसको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और वो जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता था पहले उसको सिक्रीट नहीं आने देगा। अब वो उसका काम जो है वो खत्म हो गया। अगर इस तरह से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते रहे तो क्या होगा कि वो तो फिर फर्दर आपकी होल लाइफ आपकी जो है बॉडी के आर्गन की ग्रोथ होती रहेगी। इसके बाद हमारे पास TRH का फैक्टर है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके जो है वो थायराइड ग्लैंड को सिक्रीट कराते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके जो है वो एक्ट करेंगे। एंड देन हमारे पास गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट कर रही होती है, और इसके कह लें इनिशिएटिव जो है वो फैक्टर है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा तो ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो मिलेगा तो वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देगी। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन अगर जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन हो जाएगी। इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, लेकिन इससे पहले थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है। ठीक है, इसको जो है वो फर्दर मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम देखेंगे कि इन स्लाइड्स में हमने हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस को देखा। ठीक है, कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है हाइपोथैलेमस, और किस तरह से वो रेगुलेट कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो थोड़ी जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से हाइपोथैलेमस की ये सिक्रीशंस हैं। हाइपोथैलेमस की जो ये सिक्रीशंस हैं ये एक्ट कर रही हैं इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल के ऊपर आके ये हार्मोन जो है वो ये हार्मोन्स आके इन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने इन हार्मोन्स को सिक्रीट किया, और इन हार्मोन्स ने फर्दर जो है वो जाके डिफरेंट जो है वो ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट किया, और इन ग्लैंड से फिर फर्दर जो है वो सिक्रीशन हुई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा था, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट किया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ, उसने थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट किया, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करके उसने
T3 और T4 की सिक्रीशन कराई और T3 और T4 ने अदर टिश्यूज के ऊपर एक्ट करके मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया। तो ये एक चेन है, चेन के फॉर्म में कि एक ग्लैंड से सिक्रीशन दूसरे ग्लैंड पे, दूसरे ग्लैंड से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे जाके एक्ट किया। तो ये क्या है बेसिकली, दीज आर बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स है कि बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम हमें ये चीज भी बता रहे हैं। ठीक है, तो और ये सब कुछ के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर ये सारी सिक्रीशंस आ रही है और ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो इस तरह से ये हार्मोन्स अपने टारगेट पे जो है वो थ्रू ब्लड पहुंचते हैं और टारगेट पे पहुंचने के बाद अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन के अंदर हमारे पास TRH है, CRH है, ठीक है, जितना हमने GHRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो है वो हार्मोन्स हैं, ये सारे जो है वो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन हो जाते हैं। इसके बाद हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टेटिन और डोपामाइन जो है वो सीक्रेट हो रहा है। तो थ्रू ये क्या है हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए जो है वो हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन किस तरह से पीरियड की सिक्रीशन की रेगुलेशन का बाइस बन रही है। ठीक है, तो हम आज एंड करते हैं लेक्चर को। Okay, inshallah, in the next lecture, we will study the pituitary gland, or hope so you will understand this lecture. Okay, guys, Allah Hafiz.